नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हमारे संवाददाताओं ने रखी है नजर। उनसे जुड़ेंगे और उनसे इन खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के हीरक जयंती समारोहों का उद्घाटन किया। और सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। और इसके साथ ही पीएम ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल की भी शुरुआत की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। पीएम मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए। इनमें विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीबीआई ने अपने काम और कौशल से सामान्य जन में विश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई केस असाध्य लगता है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है और भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीबों से उनका हक छीनता है। सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते हैं। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस समारोह में मौजूद थे, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज सिंह इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। नीरज,
सीबीआई का ये समारोह था और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ पर अपनी बातें रखीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें की। अब जानते हैं कि सीबीआई की बड़ी भूमिका होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने में। प्रधानमंत्री का पैगाम ये साफ था, जो कि बार बार वो कहते भी हैं कि ये जो अमृतकाल है 2047 तक अगर भारत को विकसित देश बनना है, सबसे आगे जाना है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है प्रधानमंत्री का संबोधन। देखिए, बिल्कुल दर्शाता है। और अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत ऐसा भारत होना चाहिए जहां अवसर की समानता हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को करना चाहता है तो उसको वो काम करने की आजादी हो, उसमें किसी तरह का रोड़ा ना हो। आप देखें कि हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर प्रतिभाएं हैं। पहले आपने देखा होगा लालचंद के खेलों में किस तरीके से भाई भतीजावाद होता था। हम जो पदक तालिका है उसमें बहुत नीचे रहते थे। अगर आप पिछले 8-9 सालों में देखें जिस तरीके से खेलों पर फोकस किया गया है, आज हम पदक तालिका में ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हर क्षेत्र में जो करप्शन है वो कह सकते हैं कि विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आप अगर जॉब में देखें, जो प्रतिभाएं, अगर वहां पर करप्शन है, पेपर लीक हो जा रहा है, जो कह सकते हैं कि कम प्रतिभावान छात्र है उसका अगर सिलेक्शन हो जाए और जो प्रतिभावान छात्र है, तो युवाओं में एक तरीके से निराशा आएगी। और इसी बात का जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री ने किया है कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि जो भविष्य है वो युवाओं का भविष्य है। जब तक हम करप्शन से पूरी तरीके से मुक्त नहीं होंगे, हम विकसित भारत की लालचंद कल्पना ही नहीं कर सकते। और उस करप्शन में तमाम लोग, जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं, जो खासतौर से सीबीआई, ईडी, इस तरह की हमारी जो एजेंसियां लगातार उस पर वो काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर यहां तक भी जिक्र किया कि आप जिस काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं उस काम को करने में आप भयभीत मत होइए। कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी कोई ताकत हो, तो आपको कदम पीछे नहीं उठाना है। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति का उन्होंने जिक्र किया कि आज राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरह की है जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। तो जो हमारी जांच एजेंसियां है वो भी खुलकर कार्रवाई करें। संविधान उनके साथ है, देश की जनता उनके साथ है। उनका संदेश स्पष्ट था कि करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और कंपनियों को और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो करप्शन को बड़े पैमाने पर फैला रहे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया और यह भी बताया कि जब उनकी सरकार गठित हुई थी तो सबसे पहला काम उन्होंने काले धन के खिलाफ प्रहार का ही किया था। और यही वजह है, तमाम एजेंसियों को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी और सरकार का पूरी तरीके से साथ उनके साथ। बिल्कुल, ये साफ पैगाम है प्रधानमंत्री के संबोधन का। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब खबर संसद से, जहां बजट सत्र अभी तक लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा है। हंगामे का कारण पिछले 2 सप्ताह तक संसद में कोई खास कामकाज नहीं हो पाया है और आज भी राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 2 बजे तक स्थगित होगी और फिर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी दल हंगामा करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन चलाने की कोशिश तो की, लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने आज दोपहर 2 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद भी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन पर शोक जताया। इसके बाद निचले सदन में 1 मिनट का मौन रखा गया और सदन की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी सदन में कांग्रेस के सदस्य काले कपड़े पहनकर आए थे। 2 बजे के बाद भी लोकसभा में हंगामा जारी रहा और हंगामे के बीच ही सत्ता पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण पेपर सदन के पटल पर रखे गए। विपक्ष वेल में आकर जोर शोर से नारेबाजी करता रहा और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और आज राज्यसभा दिवस है। उच्च सदन के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सभी सदस्यों को राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन साल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। हमारे संविधान में परिभाषित राज्यों की परिषद हमारी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे लोकतंत्र के संघीय सिद्धांत को कायम रखते हुए राज्यसभा लोगों की चिंताओं को व्यक्त करके और वैज्ञानिक चर्चाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हुए उनके कल्याण में योगदान देती है। Honorable members, greetings to you on Rajya Sabha Day. On this day,
In the year 1952, Rajya Sabha was constituted. The Council of States, as defined in our Constitution, plays a critical role in our polity. Upholding the federal principle of our democracy, Rajya Sabha contributes towards the welfare of the people by voicing their concerns and acting as a platform for erudite discussions. Honorable members, terms upper house or house of elders, though not part of official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects us to lead by example in setting sublime parliamentary traditions worth emulating by all others. The House should be a platform for debate, dialogue, deliberations and discussion, and not a theatre of disruption and disturbance. On this significant occasion, I appeal to the honorable members of the upper house to resolve to protect the dignity of Rajya Sabha and engage in informed, meaningful debates and deliberations for the greater progress of the nation in Amrit Kal. संसद से जुड़ी खबरों पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज इस खबर के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। राजेश, जिस तरह से अब तो बचे खुचे दिन ही गिने चुने दिन बचे हैं संसद के इस सत्र में, क्या कोई उम्मीद बन रही है, कोई कामकाज हो सकता है, कोई फॉर्मूला निकल सकता है, या आज जो रवैया रहा इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम उम्मीद है कि कम से कम बजट के इस सत्र में कोई फॉर्मूला निकले और कोई कामकाज होता हुआ दिखे? अगर लालचंद्र हम अगर बात करें तो बजट सत्र का सत्रावसान जो है वो 6 अप्रैल को होना है, ये पहले से निश्चित था। लेकिन जिस तरीके से संसद के भीतर लगातार गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही थी, इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि पिछले ही हफ्ते जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। चूँकि शोर शराबे के बीच फाइनेंस बिल जो है उसको सत्ता पक्ष ने पारित करा लिया था। सरकार के लिए मजबूरी थी, चूँकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था फाइनेंस बिल से चलती है, लिहाजा कहीं ना कहीं इस विधेयक को पारित कराना जो था वो अब बेहद ज़रूरी था। और उसके बाद सत्रावसान की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक जब मंगलवार को हुई तो ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये रणनीति बनाई गई कि बीच में कई छुट्टियां हैं और उन छुट्टियों के बाद 6 अप्रैल को पार्टी की स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी 43 साल की हो जाएगी 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को एक कार्यक्रम जो है संसद में रखा गया है जिसमें तमाम बीजेपी के सांसद और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल होंगे। इस दृष्टिकोण से भी ये माना गया कि 6 अप्रैल को सत्रावसान किया जाएगा। अब मात्र 2 दिन का समय जो है वो शेष है। आज का समय खत्म हो चुका है, कल छुट्टी है। बुधवार जो है, बुधवार का दिन अगर कहें तो बस सिर्फ बुधवार का दिन ही एक शेष बचता है। बृहस्पतिवार को 6 अप्रैल है, बीजेपी स्थापना दिवस मनाने के मोड में नजर आएगी। तो 6 अप्रैल को 11 बजे के बाद किसी भी समय अनिश्चित काल के लिए सत्रावसान जो है वो बजट सत्र का हो जाएगा। और इस सत्र को सिर्फ हंगामा शोर शराबे के लिए याद किया जाएगा, सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के लिए याद किया जाएगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में जेपीसी की मांग पर आज भी सदन के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। और सत्ता पक्ष की तरफ से हालांकि अब राहुल गांधी से माफीनामे की मांग जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आ चुका है जी। और विपक्ष के द्वारा जो हंगामा किया जाता रहा है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बजट सत्र का ये दूसरा हिस्सा है वो हंगामे की लगभग भेंट चढ़ चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए इस खबर पर। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े थे। और अब बात चिंताजनक खबर ये कि पश्चिम बंगाल से खबर ये है कि रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली थी। हालांकि 5 दिन के बाद भी कई जगहों पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। इनमें बिहार का सासाराम, बंगाल का हुगली और झारखंड का साहिबगंज शामिल है। इनमें कई जगहों पर तो इंटरनेट सेवाओं को बंद भी कर दिया गया है। साथ ही स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर के बाद
कल शाम रामनवमी के जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा में भी हिंसा भड़क गई और इलाके में पथराव, बमबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। इलाके में आरएएफ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और धारा 144 लागू की गई है। प्रभावित क्षेत्र में आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हिंसा के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा ताज़ा स्थिति को देखते हुए कुछ जगहों पर यातायात भी प्रतिबंधित है। इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बताया कि हुगली के पुरशुरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक विमान घोष पथराव में घायल हो गए। और पश्चिम बंगाल में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री से तत्काल मदद का अनुरोध किया है और पत्र में कहा गया है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हम हस्तक्षेप की मांग करते हैं ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो और आम नागरिकों की जान माल की रक्षा हो। और पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर जाएंगे और घायलों से मिलने की कोशिश करेंगे। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती और एनआईए द्वारा जांच की मांग की। पुलिस पूरी तरीके से प्लान भूलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपुरूपा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हर जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हम जा पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जहां पे आक्रांत हुए और जो इंजर्ड है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, स्पेशली एनआईए से होना चाहिए। और पूरे मामले में भाजपा ने एक बार फिर से ममता सरकार पर हमला बोला। एक प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल की हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि बंगाल में हिंसक झड़पें पूर्व नियोजित थीं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में जानबूझकर हिंसा करवा रही हैं। साथ ही लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। जिस तरह की स्थिति पहले कश्मीर में थी वही स्थिति अब बंगाल में है। पूरे मामले की एनआईए जांच के साथ उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि कुछ दिन पहले बंगाल की सागर दीघी सीट पर चुनाव हुआ था जिसमें टीएमसी की हार हुई। अब ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए ये षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दादा, सबसे पहले बात तो ये कि जब इस समय हम बात कर रहे हैं तो इस समय क्या स्थिति है? क्या हिंसा रुक गई है या अभी भी कहीं कहीं से छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल में? सबसे पहले तो मैं दो तीन बातें कह दूं इंफॉर्मेशन की तौर पे। एक तो है कि थोड़ी देर पहले भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुकांत मजूमदार को फोन करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति क्या है। सुकांत मजूमदार पिछले कई घंटों से रिसड़ा के पास रास्ते पर ग्रैंड ट्रैंक रोड के ऊपर धरने पर बैठे हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना धरना खत्म किया है। ये दो इंफॉर्मेशन। और तीसरी बात काफी इंटरेस्टिंग है लालचंद, कई बार हम बात कर रहे थे पिछले दिन ममता बनर्जी ने कही थी कि मुसलमान इलाका, हिंदू इलाका। फिर आज उन्होंने सवाल उठाई थी कि 5 दिन की रामनवमी कैसे। और उसमें और एक बात उन्होंने कही थी जो मेरा दिमाग में नहीं आ रहा था क्यों क्या है। मैंने कैलेंडर देखा, सब कुछ देखा, काफी 2 घंटे के बाद मुझे समझ में आया उन्होंने क्यों बताया। उन्होंने बताया कि देखिएगा, उन्होंने मिदनापुर में एक जगह पर सभा कर रही थी, उन्होंने जहां पे उन्होंने 5 दिन की बात बताई, वहीं पे उन्होंने बताया कि आप देखिएगा 6 तारीख को फिर से हंगामा ना हो। तो मेरा समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये 6 तारीख का मामला क्या है। मैंने कैलेंडर देखा, वो फ्राइडे नहीं है, तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर पहले आपके साथ राजेश जी का बात हो रहा था, तो तब मुझे पता चला कि 6 तारीख को बीजेपी का स्थापना दिवस है जी। तो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि 6 तारीख को, जो हमने कभी देखे याद ही नहीं रखते हैं, नॉर्मल सा प्रोग्राम होते रहते हैं
कुछ भी होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के दिमाग में घुसा दिया है कि 6 तारीख को, और शायद लोगों को भी पता नहीं था कि 6 अप्रैल जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हम जैसे पत्रकार हैं उनको 6 अप्रैल के बारे में पता है, लेकिन अगर अचानक किसी ने 6 अप्रैल की बात कहेंगे तो ये याद करना मुश्किल है कि वो हंगामा क्यों हो सकता है 6 अप्रैल को। मतलब मैं ये बात को इसीलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे क्या है। ये जो सवाल सुकांत मजुमदार ने उठा रहे हैं, ये जो सवाल दिलीप घोष या शुभेंदु अधिकारी ने उठा रहे हैं, ये 6 अप्रैल का बात कहकर ये बात को फिर से साबित कर दिया चीफ मिनिस्टर ने कि पीछे कुछ ना कुछ तो है, जो नहीं तो आउट ऑफ द ब्लू 6 अप्रैल कहां से आ गया। बिल्कुल। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी तक काफी सारे तनाव रिसड़ा में देखने को मिल रहा है और कुछ नॉर्थ बंगाल के कुछ जिला पे फुटमुट की घटना के बारे में हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि अभी तक अभी भी कुछ हिंसा की बात है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है, हिंसा अभी काबू में है, लेकिन 6 अप्रैल आपको याद रखना चाहिए। ठीक, कंट्रोल में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, और यही होना चाहिए कि ये बिल्कुल हिंसा रुकनी चाहिए तुरंत के तुरंत। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और उधर बिहार के सासाराम में भी शुक्रवार को रामनवमी पर भड़की हिंसा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। सोमवार को भी धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि यह धमाका सुबह 4 बजे हुआ। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लोग भी दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि यह धमाका पटाखे की आवाज़ थी। दूसरी तरफ इधर दूसरे शहर बिहार शरीफ में भी हिंसा की घटनाओं के बाद अब प्रशासन का दावा है कि शहर की स्थिति सामान्य है और कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। सभी दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लोग भी बाहर निकल रहे हैं। हर वार्ड में शांति समिति बनाई गई है और अब तक 130 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले को भाजपा ने जोरदार तरीके से सदन के भीतर उठाया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के विधायक हाथों में रोस्टर लेकर सदन के भीतर पहुंचे थे। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आज जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा का मामला उठाया। बीजेपी के विधायक सदन के भीतर पोस्टर लेकर पहुंचे थे और अपनी जगह से खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाने लगे और स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल ने बीजेपी विधायकों से पोस्टर वापस ले लिए। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर लंच टाइम के बाद जब दोबारा सत्र शुरू हुआ तो फिर पूरा विपक्ष वेल में जा पहुंचा और आखिरकार शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे साथ सलमान हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। सलमान साहब, क्या है इस वक्त की ताज़ा स्थिति, और ये भी बताइए कि जिस धमाके की चर्चा हो रही है सासाराम की, पुलिस ने कहा है कि वो बम का नहीं बल्कि पटाखे की आवाज़ थी, तो क्या इस बारे में कोई पुष्टि हो पाई है? देखिए, अभी भी जो पुलिस की ओर से जो आधिकारिक बयान है उसके हिसाब से वो पटाखे की ही आवाज़ थी, ऐसा बता रहे हैं। और इससे पहले भी जो विस्फोट हुआ था वो उनका पुलिस मुख्यालय ने ये कहा कि वो विस्फोट दरअसल जो यूजर थे, जो बम बनाने वाले लोग थे, उन्हीं के द्वारा हुआ जा रहा था और जो उसमें घायल हुए हैं दरअसल वही अपराधी हैं और उनको अभी तो इलाज हो रहा है, बाद में उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर पूछताछ की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो हिंसा और नालंदा के बारे में प्रशासन का ये कहना है कि अब स्थिति शांतिपूर्ण है और हर बार डीएम और एसपी संदेश जारी कर रहे हैं, वीडियो संदेश भी आए हैं कि अफवाहों से दूर रहें और शांति बनाए रखें। इधर तो ये हाल था। और वहीं जैसा कि विधानसभा में भी आपने कहा कि आज बाहर विधानसभा परिसर में भी पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही मुद्दे को लेकर के अलग अलग आरोप लगाते हुए सामने थे। उनके हाथों में तख्तियां थी, जहां एक और विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो सारे लोग जो है तख्तियां लेकर के नीतीश सरकार के विफल होने, कानून और व्यवस्था के मामले पर विफल होने पर नाराजगी जता रहे थे और नारे लगा रहे थे। वहीं जो सत्ता पक्ष के जो घटक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है और बाकी जो घटक दल हैं, वो भी ये इल्जाम लगा रहे थे सरकार पर
कि इससे जो जनधन की जो जन संपत्तियों की जो लोगों का नुकसान हुआ है, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है और पुलिस प्रशासन जो विफल रहा है इसे नियंत्रण में करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दोनों पक्ष ही आमने सामने थे और दोनों ही ये मांग कर रहे थे कि प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरत रहा है। तो ये सारी चीजें आज हुई। विधानसभा के अंदर जो हुआ वो ये था कि 2 बजे तक कार्रवाई पहले तो स्थगित हुई नारेबाजी और प्रदर्शन को लेकर के। बाद में 2 बजे के बाद विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर बीजेपी के लोग या विपक्ष ये चाहता है कि इस पर चर्चा हो तो शांतिपूर्वक ढंग से चर्चा कराने को सरकार तैयार है। लेकिन इसके बावजूद हंगामा होता रहा और साथ ही साथ विधायी कार्य भी होते रहे। तो ये अभी तक की यहाँ की स्थिति है। ठीक, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए और प्रशासन को मुस्तैद होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। और इस मामले में जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो राजनीति राज्य की बिल्कुल गर्म है सलमान साहब। जी, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और इस मामले में मैं पहले जो नीतीश कुमार ने ये कहा कि 4 दिन पहले अभी सम्राट अशोक की जयंती श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यहाँ पटना में मनाई गई थी, तो उसमें भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने ये कहा था कि देखिए हम तो सम्राट अशोक का जो सत्य और अहिंसा का संदेश है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर दिल्ली से लोग आ जाएगा और अपनाने लगेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो राजनीति है, जो अगड़ू पिछड़ू की राजनीति है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही हावी है। प्रशासन की तो अपनी कार्रवाई है, जो अपना है वो अलग है। ठीक है, लेकिन राजनीति भी खूब हो बिल्कुल गर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सलमान हैदर साहब आपका और जानकारी देने के लिए पटना से। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों के सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।